अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो फार्माकोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स और इंट्रोडक्शन के साथ लिंक है। तो बात करते हैं फार्माकोलॉजी की। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट इंटरैक्ट विद लिविंग सिस्टम through chemical process, especially by binding to regulatory molecules and activating or inhibiting the normal body process. जब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी की तो किसी किस्म का ड्रग एजेंट या सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट किसी किस्म के रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच करके अपने आप को बाइंड करके किसी किस्म का एक्टिवेशन और इनहिबिशन मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रोवाइड करता है, तो वो सारे के सारे इफ़ेक्ट्स को हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में कुछ चीज़ें जो इन्वॉल्व हैं उसमें हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स जो कि उसकी फर्दर ब्रांचेज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, साथ में हम पॉथोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस की, जो कि मेजर दो हैं, जिसमें हमारे पास पहली ब्रांच है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरी ब्रांच है फार्माकोडायनामिक्स। इन दोनों ब्रांचेस को हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इनका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करेंगे तो इसमें बॉडी के जो ड्रग के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहे हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। इन इफ़ेक्ट्स में हमारे पास जो डिविजन्स आती हैं वो है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। बेसिकली ये सब डिविजन्स जो हैं इनके बिहाफ पर हम फार्माकोकाइनेटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं फार्माकोडायनामिक्स की तो इसमें हम बात करते हैं कि ड्रग ने बॉडी के साथ किस किस्म के इंटरेक्शंस क्रिएट किए हैं। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उस मेडिसिन का आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आया, क्या उसका डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट था या फिर अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट। ये सारे के सारे डिस्कशन से पहले हम चेक करेंगे कि मेडिसिन को लेने के कुछ स्पेसिफिक रूट्स हैं, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी इनटेक ऑफ मेडिसिन। तो हमारे पास जो मेजर रूट्स हैं वो हैं इंटीरियल, पेरेंट्रल और अदर्स। इंटीरियल में आपके पास आता है ओरल और सबलिंगुअल। ओरल बेसिकली जो आपने बाय माउथ लिया ये एक्सेप्टेबल है, इसमें आपका जो ड्रग है वो सिस्टमैटिक एक्शन प्रोवाइड करता है और इसके लिए आपको किसी किस्म की स्टेराइल टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ साथ इसकी सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से आपको एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं मिलते। जबकि अगर ये आप बात करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन की तो ओरल मेडिसिन जो है वो आपके लिए रिलायबल नहीं है। उसके अलावा पॉसिबल है कि आपका जो ड्रग है वो किसी किस्म के फेज़ से गुजरे और जीआईटी में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा या हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके डिसएडवांटेजेस भी वेरी करेंगे। जबकि सबलिंगुअल की जब हम बात करते हैं तो आप अपनी टंग यानी ज़ुबान के नीचे उस टैबलेट को, उस पिल को रखते हैं और वो आपकी टंग के नीचे प्रेजेंट कैपिलरी नेटवर्क्स के अंदर फौरी तौर पे अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्विक और जो उसका एक्शन है वो फौरी तौर पे मिल जाता है। उसका सबसे जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि अब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाती है। अगर आपको इफ़ेक्ट को रोकना है तो आप फ़ौरन से उस टैबलेट को या पिल को स्पिट कर सकते हैं, थूक सकते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन कम होगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मुसलसल इस किस्म की टैबलेट्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपको इरिटेशन हो सकती है, सलाइवेशन हो सकती है या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जो कि डिसएडवांटेजेस में आता है। तो बेसिकली सबलिंगुअल के लिए आपके पास जो ज़्यादातर मेडिसिन्स यूज़ होती हैं वो हैं कार्डियक पेशेंट, यानी हार्ट के जो पेशेंट हैं वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम सबलिंगुअल टैबलेट्स या पिल्स का यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हार्ट पेशेंट जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम इमरजेंसी या क्रिटिकल कंडीशन में आने की सूरत में सबलिंगुअल टैबलेट्स को यूज़ करते हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, वो है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट बेसिकली जो दवाई या मेडिसिन या ड्रग जो जैसे कि हेपरिन और इंसुलिन वगैरह है, ये आपकी बॉडी में जीआईटी ट्रैक यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होती।
होता, जिसकी वजह से ये आपको इफ़ेक्ट नहीं दे सकता। अगर आप इसे ओरली इंटेक करेंगे तो ये एज़ इट इज़ आपकी बॉडी में एंटर होगा और उसके बाद एज़ इट इज़ ही एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक अदर रूट यूज़ करेंगे, अदर वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं इंट्रावेनस की, इंट्रामस्कुलर हो सकता है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस और इसके अलावा बहुत सारे और। इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि हमारे पास साइट ऑफ एक्शन पर हमें ड्रग का इफ़ेक्ट फौरी तौर पे मिल जाता है और किसी भी किस्म की इमरजेंसी की सूरत में हमें जल्द से जल्द इफ़ेक्ट मिल जाता है। आप डोज़ की अमाउंट को बैलेंस करके एक्यूरेटली डिलीवर कर सकते हैं और इसके अलावा जो ड्रग्स जीआईटी ट्रैक में अब्जॉर्ब नहीं होते उनको आप आईवी लाइन या आईएम के थ्रू इंटर करवा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में इसके आ सकते हैं कि किसी किस्म की लोकल इरिटेशन हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, अगर आपने ड्रग ज़्यादा यूज़ कर लिए तो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, फियर हो सकता है या फिर पेन वगैरह। अदर रूट्स में बेसिकली हमारे पास इन्हेलेशन, इंट्रानेज़ल, इन्हेलेशन सांस के ज़रिए बाय माउथ, इंट्रानेज़ल बाय नॉस्ट्रिल्स और ट्रॉपिकल यानी स्किन वगैरह के थ्रू आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, हमारे पास है पहली ब्रांच जिसका नाम है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो है बॉडी के इफ़ेक्ट ड्रग के ऊपर, जिसको हमने सब डिवाइड किया था अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन में। तो हम इन सबको एक एक करके आगे जाके डिस्कस करेंगे ताकि हम इसका अंदाज़ा लगा सकें कि ये किस तरह से काम करता है। अच्छा जी, ड्रग अब्जॉर्प्शन बेसिकली जब आपने किसी ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिया बॉडी के अंदर, वो उस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम में जब एंटर करेगी तो वो आपकी ड्रग अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। यानी आप इसको कह सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग इट मे बी अब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी ट्रैक बाय पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी आपकी बॉडी में जब ड्रग ने ब्लड स्ट्रीम में एंटर किया तो वो या तो एक्टिवली या फिर पैसिवली डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा और आगे इफेक्ट करेगा। पैसिव में बेसिकली ड्रग जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू मूव करता है और आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन में जो ड्रग्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैं वो इसी रूट के थ्रू बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं। जबकि एक्टिव में ड्रग जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है, यानी रीजन ऑफ लो ड्रग कंसंट्रेशन टू हायर ड्रग कंसंट्रेशन मूवमेंट करता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यानी इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपकी बॉडी में प्रेजेंट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया जाता है। इसके बाद है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इसमें आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट सेल्स जो हैं वो इनगल्फ करते हैं वेसिकल की शक्ल में लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग को। एंडो मीन्स इनटेकिंग एंड एक्सो मीन्स आउट और रिलीजिंग और एक्सक्रीटिंग। तो वेसिकल्स की शक्ल में ड्रग को या तो इनटेक किया जाता है या फिर एक्सक्रीट आउट किया जाता है। Moving on to next slide, we have drug distribution. Drug distribution जब आपकी बॉडी में प्रेजेंट ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट ड्रग को इंटरस्टिशियम यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये सेल ऑफ द टिश्यू में एंटर किया जाता है या हो जाता है, वो उस प्रोसेस के बाद उसको हम बोलेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। उसका ब्लड फ्लो जो है वो वेरी कर सकता है क्योंकि कार्डियक आउटपुट की वजह से अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेन, लिवर और किडनी जो हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, तो इनके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा होगी कंपेयर टू दी अदर टिश्यूज़ सच एज स्केलेटल मसल्स या फिर एडिपोज टिश्यू जहाँ पे बहुत कम या लो रेट ऑफ ब्लड फ्लो होगा। उसके अलावा जो कैपिलरी परमेबिलिटी है इसमें भी डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क जो है वो वेरी करता है। जैसे कि ब्रेन के अंदर कोई स्लिट या जंक्शन नहीं होती तो इस वजह से लिपिड सोल्यूबल या अनआयनाइज्ड ड्रग्स ही वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्लीन है, लिवर है, तो वहाँ पर लार्ज डिसकंटिन्यूटी है जिसकी वजह से वहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं जिसके साथ ड्रग जाके ख़ुद को बाइंड करता है। ओके, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन।
जिसमें हमारे पास एल्ब्यूमिन है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होगा ब्लड के अंदर, उस जगह पर ड्रग जाके अपने आप को उसके साथ अटैच करेगा। जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच होगा वो फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होगा, वो कभी भी इफ़ेक्ट नहीं देगा और वो वैसे का वैसा ही वेस्कुलर स्पेस में पड़ा रहेगा, ना वो मेटाबोलाइज होगा ना ही एलिमिनेट होगा। लेकिन जो उसके अलावा फ्रीली अनबाउंड ड्रग प्रेजेंट होगा वो ही आपको अफेक्ट देगा, जिस मकसद के लिए हमने या जिस पर्पज़ के लिए हमने उस ड्रग को यूज़ किया है। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सक्लूसिवली वेरी कर सकता है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जब बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर मौजूद सेल्स हैं, मेम्ब्रेन्स हैं या न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो सारे के सारे वेरी करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वॉल्यूम वेरी कर सकता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल है डोज एडमिनिस्ट्रेड टू द रेशियो ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। अब आपको यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेरी कर रहा है क्योंकि जो डोज हमने एडमिनिस्टर की है उसकी रेशो हमें एडजस्ट करनी होगी बाय द रेशियो ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। जब ड्रग को इनटेक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जाके अपने आप को प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ अटैच करेगा, वहाँ पे बाइंडिंग करेगा। तो हमें डोज को इस तरह से कैलकुलेट करना है या बैलेंस करना है कि वो जाकर अटैचमेंट के बावजूद हमें प्रॉपरली जो इफ़ेक्ट है, थेराप्यूटिकल इफ़ेक्ट जो हमें चाहिए है वो प्रोवाइड कर सकें। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म बेसिकली किसी भी किस्म की ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन को बोलेंगे। यानी हमने अगर ड्रग को यूज़ किया है तो हम उसे एलिमिनेट कैसे करेंगे, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत कैसे करेंगे। एलिमिनेशन के रूट्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास किडनी और लिवर प्रेजेंट हैं और इनकी जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो हैं यूरिन और बाइल की शक्ल में ड्रग को एलिमिनेट किया जाता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि ड्रग लिपोफिलिक ड्रग्स होते हैं तो अगर उनके अंदर आपकी बॉडी में प्रेजेंट किडनी के अंदर वहाँ पर अगर वो पॉलर रेडिली एक्सक्रीटेबल प्रोडक्ट बन जाएं तो वो किडनी के थ्रू डायरेक्टली ही एक्सक्रीट आउट कर दिए जाएंगे इन दी शेप ऑफ यूरिन। लेकिन अगर वो पॉलर रेडिली एक्सक्रीटेबल प्रोडक्ट्स नहीं हैं तो हमें उनके थ्रू उन्हें एक रिएक्शन के थ्रू पास करवाना पड़ेगा जो कि बॉडी के अंदर चल रहा है। तो बेसिकली क्या होगा कि किडनी जो है वो कैन नॉट एफिशिएंटली एलिमिनेट लिपोफिलिक ड्रग्स। तो इस किस्म के ड्रग्स जिनको किडनी एलिमिनेट नहीं कर सकती उसको हम लोग लीवर के थ्रू पहले मेटाबोलाइज करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर किडनी में अगर किसी किस्म का लिपोफिलिक ड्रग जो है वो एलिमिनेट नहीं हो सकता तो उसको लीवर के अंदर 2 फेजेस के थ्रू पास करवाया जाएगा और उसके बाद उसको एक्सक्रीट आउट किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ द किडनी। जो लिवर के अंदर रिएक्शंस होंगे उसमें होगा एक फ़ेज़ 1 रिएक्शन और दूसरा फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 के अंदर लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स को पॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज किया जाता है। इसमें बेसिकली लिवर जो है वो प्रोवाइड करता है पॉलर फंक्शनल ग्रुप, जिसमें आपके पास बेसिकली ऑक्सीडेशन हो सकती है, किसी किस्म की रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू उस लिपोफिलिक प्रोडक्ट को पॉलर मॉलिक्यूल के अंदर चेंज किया जाएगा। लेकिन अगर इस प्रोसेस के बाद भी लिपोफिलिक ड्रग जो है वो कम्प्लीटली पॉलर प्रोडक्ट नहीं बना तो उसको फ़ेज़ 2 में से गुजरना पड़ता है, जिसे हम कॉन्जुगेट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होगा बेसिकली फ़ेज़ 2 के अंदर कॉन्जुगेट रिएक्शन के अंदर आप के बॉडी में प्रेजेंट लिवर जो है वो किसी किस्म का सबस्ट्रेट सच एज सल्फ्यूरिक एसिड या एसिटिक एसिड या अमीनो एसिड वगैरह जैसे सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट्स या मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड करेगा लिपोफिलिक ड्रग्स के साथ। वो उसके साथ अटैच होंगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे पॉलर सब्सटेंसेस में और इस पॉलर सब्सटेंस को बाद में किडनी के थ्रू वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बना के एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव ड्रग एलिमिनेशन। ड्रग एलिमिनेशन बेसिकली किसी भी किस्म के ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना एलिमिनेशन कहलाता है। आपकी बॉडी में प्रेजेंट किडनी जो है वो आपकी
ब्लड स्ट्रीम से किसी भी किस्म के फॉरेन पार्टिकल्स को, ड्रग्स को या ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है उसे एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे पास किडनी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशंस हैं। लिवर के अंदर अगर आप चले जाएं तो मेटाबोलाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसने पाइल प्रोडक्शन की है। जीआईटी ट्रैक में जैसे कि मॉर्फिन जो है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू स्टमक में जीआईटी ट्रैक में एलिमिनेट होता है। लंग्स के थ्रू आप किसी किस्म के एनेस्थेटिक अगर आपने लिए हैं तो उसको एक्सक्रीट कर सकते हैं। अदर रूट्स में हमारे पास स्वेट हैं, टीयर्स हैं, ब्रेस्ट मिल्क है, सलाइवरी सिक्रेशंस हैं, ये सारी की सारी जो है वो एक्सक्रीशन की टर्म्स हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव फार्माकोडायनामिक्स। तो फार्माकोडायनामिक्स की बात हम करते हैं। फार्माकोडायनामिक्स इज़ द बेसिकली what does drug do to the body, why are you taking medicine, what happen when you take medicine, the pharmacological effect could be desirable or undesirable। आप अगर किसी किस्म की मेडिसिन को ले रहे हैं, कोई ड्रग या कोई एजेंट इनटेक कर रहे हैं तो वो आपको किसी किस्म के अफेक्ट प्रोवाइड करेगी, या तो वो आपको उस तरह का अफेक्ट देगी जो आपको ज़रूरत है जिसकी, जो डिज़ायरेबल है, या फिर वो अनडिज़ायरेबल अफेक्ट देगी। तो बेसिकली कमिंग बैक टू द फार्माकोडायनामिक्स डेफिनेशन, मोस्ट ड्रग्स एक्सर्ट देयर इफेक्ट्स बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल, यानी दोनों तरह के आपको इफेक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। इंटरैक्टिंग विद रिसेप्टर्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रोमोलिक्यूल्स, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कुछ टारगेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट सेल्स की सरफेस के ऊपर पाए जाएंगे। इन सब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनके साथ जाके ड्रग जो है वो अपने आप को अटैच करेगा, बाइंड करेगा। इसके बाद किसी किस्म की अल्टरेशन होगी, कोई बायोफिज़िकल एक्टिविटी या फिर किसी किस्म का चेंज होगा जिसकी वजह से आपके पूरे ऑर्गन का, टिश्यू का, सेल का या उस पार्ट का जिसके लिए आपने उस ड्रग को यूज़ किया वहाँ पर कोई ना कोई चेंज आएगा। रिसेप्टर्स जो हैं वो किसी भी किस्म के हो सकते हैं, जिसमें हमने आगे जाके इसको देखना है कि हमारे पास कुछ फैमिलीज़ हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेजर रिसेप्टर फैमिलीज़ में हमने यहाँ पे कुछ ली हैं। तो जब हम बात करते हैं रिसेप्टर्स की, तो रिसेप्टर एक ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है टू विच अ ड्रग बाइंड एंड प्रोड्यूस अ मेजरेबल रिस्पॉन्स, यानी उसने ड्रग ने अपने आप को मॉलिक्यूल के साथ अटैच किया, उस मॉलिक्यूल का नाम हमने रख दिया रिसेप्टर, और उसके बाद उसने अपना इफेक्ट प्रोवाइड किया। जो हमारे पास मेजर फैमिलीज़ हैं इसमें हमारे पास लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स हैं। इसमें हमारे पास ऐसे जो ड्रग्स हैं जो लिपोफिलिक नेचर में हैं या जो कि किसी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास कर सकते हैं, आयनिक इन नेचर हैं, उस तरह के ड्रग्स जो हैं वो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स के साथ खुद को अटैच करते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे पास है निकोटिनिक रिसेप्टर्स और गाबा। गाबा मींस गैमा इम्यूनोब्यूटेरिक एसिड। मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो कि जी प्रोटीन कपल्ड है। इसके हमारे पास ये सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड की शक्ल में होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी आगे से फर्दर सब यूनिट्स हैं जिनका नाम है अल्फ़ा, बीटा एंड गाबा सब यूनिट्स। ये लाइगेंड है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में पाए जाते हैं। इनके साथ जाके ड्रग अटैच होगा और हमें थेराप्यूटिकल इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, बेसिकली एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर हैं, तो इसके साथ जब लाइगेंड एक्टिवेट्स और इनहिबिट्स इट्स सिस्टोलिक एंजाइम एक्टिविटी, जब एक ड्रग आएगा एंजाइम लिंक रिसेप्टर, एंजाइम टाइप रिसेप्टर्स के साथ खुद को अटैच करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वो या तो किसी किस्म के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देगा या फिर वहाँ पर इनहिबिट कर देगा। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर पड़े हुए सेल्स के साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोलस में या किसी किस्म की जीन ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में यूज़ हो रहे हैं। Moving to the next topic, we have posology. Posology is the branch of pharmacology which deals with dosage of drug. जब आप dosage of drug ले रहे हैं तो उसे आप बोलेंगे posology. हमारे पास ड्रग क्या है? ड्रग है बेसिकली ऐसा सब्सटेंस, कोई एजेंट, कोई पार्टिकल जिसकी वजह से बायोलॉजिकल फंक्शन में चेंज आ रही है। जब आप इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो it refers to any substance or agent that brings about a change in biological function through its chemical action.
ओके, द प्रोड्रग वो ड्रग्स हैं बेसिकली जिनको किसी किस्म की कन्वर्जन की ज़रूरत होती है इससे पहले कि वो अपना इफेक्ट प्रोवाइड करें। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल है लेवोडोपा हमारे पास प्रेजेंट है और उसको हम थेराप्यूटिकली एज इन द शेप ऑफ ड्रग यूज़ करते हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर इस शक्ल में एक्सेप्ट नहीं की जाती। उसको पहले एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा जिसके अंदर लेवोडोपा को डोपामीन में कन्वर्ट किया जाएगा और डोपामीन आपके ब्रेन के अंदर जाके अपना इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। प्लेसेबो एक ऐसा इनएक्टिव सब्सटेंस है जो कि सिर्फ किसी पेशेंट की साइकी को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लेसेबो ऐसे ड्रग्स हैं जिसके अंदर किसी किस्म का एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं पाया जाता और ये किसी भी किस्म का थेरेप्यूटिकल इफेक्ट नहीं देते। अगर किसी पेशेंट को सिर्फ उसकी साइकी को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है, जैसे वो कह रहे हैं नहीं मुझे मेडिसिन की ही ज़रूरत है, मुझे मेडिसिन ही चाहिए, लेकिन डॉक्टर या जो फिजिशियन वहाँ पे अवेलेबल है वो जानता है कि इस पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसकी साइकी को सेटिस्फाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए उसको प्लेसेबो दे देगा। ऐसा करने से पेशेंट को लगेगा कि उसने मेडिसिन ली है इसलिए ही उसको इफेक्ट मिला है, लेकिन हालांकि उसकी बॉडी जो है वो इंटरनली खुद ही हील किए जा रही है। तो प्लेसेबो भी हम लोग रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स वी हैव डोज। तो व्हाट इज़ डोज? बेसिकली जब आप एक अमाउंट ऑफ ड्रग टेक कर रहे हैं, इनटेक आपने की, उस एक अमाउंट को एक टाइम पर एक इंडिविजुअल ने जब इनटेक किया वो उसकी डोज होगी। उस डोज में 20 mg हो सकते हैं, 10 mg हो सकते हैं, 4 ड्रॉप्स हो सकते हैं, एनीथिंग। तो जब हम बात करते हैं डोजेज की, तो डोजेज में हमने एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल के बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली डिटरमाइन करना है कि इस ड्रग की फ्रीक्वेंसी यानी उसको कितने टाइम की ज़रूरत है, कितने टाइम तक के लिए ज़रूरत है, कितनी डोजेस की ज़रूरत है और साइज़ क्या होना चाहिए या अमाउंट क्या होनी चाहिए, वो सारी की सारी को जब हम बैलेंस शीट में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसकी होगी डोजेज। तो आप यहाँ पर याद रखें कि डोज जो है वो अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन ईच टाइम बाय एन इंडिविजुअल एट वन टाइम, जबकि डोजेज जो है वो है अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन टू एन इंडिविजुअल पर unit body weight or to determine the regulation of the size, frequency and number of dosage is called dosage. Okay, डोजेज टाइप्स हमारे पास हो सकती हैं थेरेप्यूटिक डोज, जिसका हमें किसी किस्म का थेरेप्यूटिकल इफेक्ट चाहिए होगा यानी ट्रीटमेंट के लिए। लोडिंग डोज बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कोई अनकॉन्शियस पेशेंट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आया, तो एक डॉक्टर ने उसको एक बड़ी अमाउंट में किसी किस्म की मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर की है, तो वो उस डोज़ को जो बड़ी अमाउंट में थी, ज़्यादा हैवी अमाउंट में थी, उसे हम बोलेंगे लोडिंग डोज। लेकिन डॉक्टर ने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि कुछ घंटों बाद या कुछ टाइम के बाद जब पेशेंट नॉर्मल या स्टेबलाइज होना शुरू हो गया, तो उसने उसकी अमाउंट को जो था वो मेंटेन कर दिया, उसे हम मेंटेनेंस डोज बोलेंगे, जो कि उसको कुछ टाइम के लिए और दी जाएगी। इन दोनों को आप इसी तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है मैक्सिमम टॉलरेटेड डोजेस। मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज जो है, जो यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि सेफली ली जा सकती है, यूज़ की जा सकती है, जिसका कोई एडवर्स या टॉक्सिक इफेक्ट ना हो। टॉक्सिक डोज बेसिकली वो डोज होगी जो आपकी बॉडी के अंदर किसी किस्म के एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकती है, जबकि फैटल डोज जो है वो डोज है जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव डोज कैलकुलेशन। डोज कैलकुलेशन बेसिकली 18 से 60 साल के लोगों के लिए हम लोग एक ही डोज कैलकुलेशन लेते हैं और वो फिक्स हो सकती है। जनरली जो डॉक्टर है, जो फिजिशियन है, वो देख सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं छोटे बच्चों की, तो हमारे पास 2 फार्मूले इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। एक का नाम है यंग्स फार्मूला, दूसरा है क्लार्क्स फार्मूला। तो बेसिकली यंग्स फार्मूला जो है वो 2 साल से लेके 17 साल के बच्चों तक के लिए फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जबकि क्लार्क्स फार्मूला जो है वो बच्चे की पैदाइश से लेके 1 साल तक की उम्र के लिए प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्लार्क्स फार्मूला में जो इन्फेंट है, क्योंकि बच्चा भी 1 साल से पहले तक की उम्र का है, हम उसको ले रहे हैं,
तो इन्फेंट का वेट डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज, जो परसेंटेज आपके पास बनेगी वो डोज़ आप प्रोवाइड करेंगे उस बेबी को। उसके बाद हमारे पास जो यंग्स फार्मूला है, इसमें एज इन ईयर्स इंटू अडल्ट डोज डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12 के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास रेशियो आएगी, उसमें हम 2 से 17 साल के बच्चे तक के लिए यंग्स फार्मूला के अकॉर्डिंगली डोज को एडजस्ट करेंगे, यानी डोज कैलकुलेट करेंगे। Now the last topic of this lecture is factors modifying the action and dosage of drug। तो हमारे पास अलग अलग किस्म के फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से डोज जो है या ड्रग का डोज है या एक्शन है वो वेरी कर सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। जब बात करते हैं हम एज की, तो एज में बेसिकली अभी हमने देखा कि इन्फेंट यानी 1 साल तक के बच्चे के लिए क्लार्क्स फार्मूला है, जबकि हमारे पास 2 से 17 साल के बच्चों तक के लिए यंग्स फार्मूला है। तो जो 18 साल से लेकर 60 साल या ऑनवर्ड जितने लोग होंगे, हम उनके लिए एक किस्म की डोजेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो एज फैक्टर जो है वो वेरी करता है डोजेज ऑफ ड्रग के साथ। बॉडी वेट में आप देखें कि वहाँ पर आपको पेशेंट का BMI बॉडी मास इंडेक्स को देखना होगा और डोज को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा। अगर बॉडी मास इंडेक्स से आपने डोज को ज़्यादा कर दिया तो एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, और अगर आप कम देंगे तो हो सकता है कि उसका इफेक्ट मिले ही नहीं। जेंडर बेसिकली औरतों को मेडिसिन की, ड्रग की ज़रूरत कम होती है कंपेयर टू द मैन। उसकी वजह ये है कि औरतें प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुएशन या लैक्टेशन पीरियड में भी वेरी कर सकती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से औरतों को बेसिकली मेडिसिन जो है वो कम ही देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको इफेक्ट जो है वो जल्दी मिलता है कंपेयर टू द मैन। द नेक्स्ट वन इज़ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने ऑरली कोई मेडिसिन इनटेक की है तो वो अपना ऑनसेट जो है वो स्लो देगी कंपेयर टू द वन IV लाइन। अगर IV लाइन के थ्रू दी है तो उसका रिएक्शन जो है वो जल्दी मिल सकता है, यानी हमें उसका ऑनसेट और एक्शन ऑफ जो इफेक्ट है उसके ड्रग्स के वो जल्दी मिलेंगे। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी वेरी करता है। मसलन अगर कोई मेडिसिन को आपको एम्प्टी स्टमक लेना है तो वो अपना इफेक्ट जल्दी देगी, कोई मेडिसिन को आपको अगर फुल स्टमक के साथ लेना है तो वो इफेक्ट कम देगी, तो ये भी वेरी कर सकता है। डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग भी वेरी कर सकती है, यानी कि अगर आपने कोई लिक्विड या पाउडर लिया है तो उसका जो इफेक्ट है, ऑनसेट ऑफ एक्शन है, वो आपको रैपिडली मिलेगा। अगर आपने कोई पिल या टैबलेट ली है तो वो आपको इफेक्ट जो है वो थोड़ा लेट देगी। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन जो है ये वेरी कर सकता है ड्रग टू ड्रग, यानी कोई ड्रग है ऐसा जो आपकी बॉडी में जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगा, जल्दी एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से गुजर जाएगा, और कोई ड्रग ऐसा भी हो सकता है जिसको एब्जॉर्प्शन में भी टाइम लगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन में भी टाइम लग जाए। सो ये भी वेरिएबल फैक्टर है। पैथोलॉजिकल कंडीशंस में अगर किसी पेशेंट की किडनी ख़राब है या किसी और ऑर्गन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी पेशेंट की लेट्स से फॉर एग्जांपल किडनी ख़राब है, तो अगर आपने किसी किस्म का ड्रग दे दिया जो किडनी के थ्रू ही एलिमिनेट होना है, तो वो ड्रग जो है वो किडनी इफेक्टिवली एलिमिनेट नहीं कर रही, तो वहाँ पर किसी किस्म की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी जो कि बाद में हार्मफुल हो सकती है, इसलिए उसको आपको पहले ही जस्टिफाई करना होगा। टॉलरेंस बेसिकली जो बॉडी अब थेराप्यूटिकल इफ़ेक्ट्स जो है वो ले रही है, और जहाँ तक जिस अमाउंट तक ड्रग को इनटेक कर सकती है वो बॉडी की टॉलरेंस है। कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स के अंदर आपके पास बेसिकली ड्रग्स होते हैं एगोनिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट वो होते हैं जो सिंक्रोनाइज होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके इफेक्ट्स जो है वो उसे इन्हांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए कम्बिनेशन ऑफ ड्रग भी फैक्टर है जिसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि अगर आपने ड्रग लिया और आपने साथ में उसका एगोनिस्ट डाल दिया तो उसकी वजह से इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर आपने एंटागोनिस्ट डाल दिया तो आपको इफेक्ट कोई भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको उसके अकॉर्डिंगली भी जस्टिफाई करना होगा। ओके एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।